बता दें कि पीएम आवास नीतीश कुमार पहुंचे हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी साथ में है। इसके साथ साथ मंत्री ललन सिंह भी पीएम आवास पर मौजूद हैं। बता दें कि सभी एक ही गाड़ी में बैठे, जिसके बाद से पीएम आवास तीनों नेता पहुंचे। सरकार गठन के बाद ये पहली मुलाकात, बिहार के विकास के मुद्दे पर यह मुलाकात हो रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब पीएम आवास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, और देखिए तीनों एक ही गाड़ी में आपको नजर आ रहे होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है इस कार में, और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, और ललन सिंह भी मौजूद है, और तीनों एक साथ प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं जहां मुलाकात हो रही है। और देखिए ये पहली मुलाकात नई सरकार गठन के बाद, अपेक्षाएं भी इस बार काफी ज्यादा है बिहार की जनता को इस कार्यकाल से। तो ऐसे में आगे का एक प्लान जो है वो भी तैयार किया जाएगा, योजनाओं पर बात होगी। हालांकि ये शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन शिष्टाचार भी मुलाकात जब होगी तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये सभी नेता बात जरूर करेंगे। अमितेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमितेश, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हुए हैं, डिप्टी सीएम ललन सिंह की भी मौजूदगी, क्या हलचल, क्या अपडेट वहां से? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और साथ में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह तीनों पहुंचे हैं प्रधानमंत्री आवास, थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुरू हो गई है, तो निश्चित रूप से ये बड़ी मुलाकात है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद, एक बार फिर से शपथ ग्रहण करने के बाद, लगभग 1 महीने के बाद यहाँ पर दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और उनकी यह मुलाकात पहली मुलाकात है नई सरकार गठन के बाद। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचे हुए थे, लेकिन औपचारिक तौर पर एक जो मुलाकात होती है, शिष्टाचार मुलाकात होती है, वो पहली मुलाकात है। चूँकि सरकार गठन के लगभग 1 महीने बाद नीतीश कुमार यहाँ पर दिल्ली पहुँचे हैं और यहाँ उनकी मुलाकात चल रही है। इसे भले ही शिष्टाचार मुलाकात कहा जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो बिहार के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण मुलाकात है, क्योंकि बिहार में सरकार बनने के बाद, नई सरकार बनने के बाद और इतनी बड़ी जीत मिलने के बाद लोगों की अपेक्षाएं, उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी, उनके किए गए वादों से, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार से भी। तो किस तरह से बिहार में आगे बढ़ना है, किस तरह से रोड मैप होगा, और जो तमाम जो घोषणाएं, तमाम जो वादे किए गए हैं उस पर किस तरह से अमल करना है, उस पर आगे बढ़ना है, उसको लेकर के एक रोड मैप तैयार हो सकता है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के चर्चा होगी, और आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका अमितेश। तो हलचल जो है वो वहां बढ़ी हुई है दिल्ली में, और मुलाकातें नेताओं के बीच हो रही है। और देखिए बिहार में सियासी पारा बड़े ही लुढ़का हुआ हो, लेकिन जो कह सकते हैं कि मौसम का पारा लुढ़का हुआ है, लेकिन सियासी पारा बढ़ा हुआ है। इस बीच खबर जीतन राम मांझी को लेकर के है। एक सार्वजनिक मंच पर बड़ा बयान जीतन राम मांझी दे देते हैं और कहते हैं कि हमें राज्यसभा की एक सीट चाहिए, जिसके बाद सब सियासत भी गर्म हो चली है। बता दें कि हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने अपने बयान से बिहार की सियासी तपिश बढ़ा दी है। गयाजी में पार्टी के मंच से मांझी ने भ्रष्टाचार पर बड़ा खुलासा करते हुए अपने बेटे और बिहार के मंत्री संतोष सुमन को भी कमीशन वसूलने की अजीबोगरीब नसीहत दे दी है। मांझी कह रहे हैं कि उन्हें भी बाकी लोगों की तरह ये कमीशन वसूलना चाहिए। एमपी एमएलए कमीशन ले आएगी। हम पर साल वाला कहली कि 5 करोड़ मिला हो ना भाई, अगर 10 पैसा मिले है तो 40 पैसा ने 40 लाख हो जीतो। सब पार्टी के हम दे दिली कि ले में गाड़ी खरीद को मेरे घर फलना कर, ये न करे था, तीन का दोष है। और यहू साल अगर चाहवा तो हमारा पैसा की जरूरत न है, हम वो 2 साल देवो तो 40-80 लाख हो जी। तो 80 लाख कोई पार्टी को होती तो मामूली बात है जी। तहसीला तो कम से कम तहसील बाबा न 5-10% पर जाए तो 5% पर दावा, तो 5%। और देखिए सियासत का दस्तूर है कि एक नेता ने कुछ छटपटा बयान बोला नहीं कि विरोधी ने लपक लिया। मांझी के बयान पर सियासी बवाल मचना था, सो मचा हुआ है। कांग्रेस आरजेडी ने मांझी के बयान पर बिहार से लेकर केंद्र तक एनडीए की सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। हालांकि कमीशन खोरी वाले मांझी के बयान पर बीजेपी सफाई दे रही है कि बीजेपी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है और मांझी को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि जनप्रतिनिधियों को मिलने वाला हर एक पैसा जनहित, विकास और पारदर्शिता के लिए है, न कि किसी तरह के कमीशन या निजी इस्तेमाल के लिए। भाजपा जीरो टॉलरेंस टू करप्शन की नीति पर चलने वाली पार्टी है और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करती।
माननीय जीतनराम मांझी जी को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। मांझी जी केंद्र सरकार में मंत्री हैं और एक केंद्रीय मंत्री ने यह खुलासा कर दिया कि देश में देश लूटो भाजपा में जुटो परियोजना चल रही है। पूरे देश में आप कमीशन खोरी कीजिए, भ्रष्टाचार कीजिए, देश को हिस्से हिस्से में बेच दीजिए और उसका माल भाजपा में पहुंचा दीजिए, राज्यसभा चले जाइए, मंत्री बन जाइए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो मांझी जी ने पोल खोल दी कि ये तमाम भ्रष्ट हैं, चोर हैं। मुझे लगता है विपक्ष को बताना चाहिए कि किस तरीके से उनके नेताओं ने भ्रष्टाचार किया और लोकायुक्ति में जब एक बड़े नेता उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे थे कहानियों के माध्यम से, जब उनके भ्रष्टाचार की कहानी बता रहे थे, तो मुझे लगता है कि वैसे लोग उस बड़े नेता को ही फंसाने में लग जाते हैं। जीतनराम मांझी जी, आपने सच और सच्चाई लोगों के बीच पब्लिक डोमेन में ला करके यह स्पष्ट कर दिया कि किस तरह से भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दिया। कमीशन और कमीशन खोरी को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दिया जाना, यह स्पष्ट करता है कि किस तरह की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। और देखिए, जीतनराम मांझी के इस कमीशन वाले बयान पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि अभिभावक के तौर पर एनडीए के साथ मजबूती के साथ जीतनराम मांझी खड़े हैं और ऐसे बयान सिर्फ मीडिया के लिए मसाला है, वो हमारे साथ मजबूती से हैं। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने राज्यसभा और कमीशन को लेकर बयान दिया है। बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल हमारे साथ हैं। जिस तरीके से मांझी जी ने एक बयान दिया है कि राज्यसभा लो, नहीं तो मंत्री पद छोड़ दो अपने बेटे को, और साथ ही कमीशन पर भी उनके जो बयान आए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जीतनराम मांझी जी एनडीए घटक दल के एक महत्वपूर्ण नेता हैं और वो सदैव चाहते हैं कि एनडीए घटक जो है मजबूती के साथ आगे बढ़े। जीतनराम मांझी जी को मालूम है कि राज्यसभा सदस्य और किस चीज़ के लिए कैसे क्या जो है पालन किया जाता है। तो जीतनराम मांझी जी, हो सकता है कि तो आपको मीडिया में मिर्च मसाला मिल गया, लेकिन सच्चाई ये है कि जीतनराम मांझी जी सभी हकीकत को समझते हैं और वो इलेक्शन के समय भी कभी कभी कुछ बातें रख देते हैं मीडिया के सामने, लेकिन उनके दिल में सदैव यही है कि एनडीए एक होकर, इंटैक्ट होकर मजबूत रहे। तो बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल थे हमारे साथ, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जीतनराम मांझी कुछ भी बयान दे देते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि अंदर से सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एनडीए में एकजुटता है और सिर्फ ये बयानों का दौर है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां पर थावे मंदिर में चोरी मामले में अब तक जो चोर थे उनकी गिरफ्तारी धरपकड़ नहीं हो पाई है। एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए बनी हुई है, लेकिन इन सब के बीच एक्शन भी हो रहा है। लेकिन 5 दिन बीत गए, चोरों का कोई सुराग नहीं मिला है। चोरी के गहनों की भी रिकवरी अब तक नहीं हो पाई है। यूपी बिहार में 17 ठिकानों पर रेड किया गया, 35 लोग हिरासत में भी लिए गए। पुलिस ने चोरों पर इनाम भी रखा है। 17 दिसंबर की रात मंदिर में चोरी हुई थी। 5 दिन बीत जाने के बाद भी चोरों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि एक्शन लगातार अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है। गोविंद हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। गोविंद, 5 दिन के करीब बीत गए, लेकिन चोरों का अब तक कोई सुराग नहीं, क्या कार्रवाई हो रही है? बिहार पुलिस की इतनी बड़ी चोरी की वारदात हुई, सीसीटीवी फुटेज में चोरों की तस्वीर भी सामने आए। पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनाम भी रखे और खुद सारण रेंज के जो डीआईजी है नीलेश कुमार, वो इस घटना स्थल पर लगातार 2 बार पहुंच चुके हैं। पूरे मामले की जांच की और चोरों को पकड़ने के लिए 5 अलग अलग एसआईटी की टीमें गठित की गई और ये टीमें यूपी बिहार में तकरीबन 17 ठिकानों पर छापेमारी भी कर चुकी है और 35 लोगों को अलग अलग इलाकों से पकड़कर डिटेन किया गया, यानी कि पूछताछ की गई। बावजूद इसके पुलिस को ठोस सुराग अब तक नहीं मिल सके हैं। जो चोर है वो अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है और पुलिस ये दावा कर रही है कि जल्द ही चोरों को पकड़ा जा सकेगा और जो चोरी किए गए आभूषण है उसकी रिकवरी कर ली जाएगी। इस बीच एक सुखद खबर भी है कि बिहार सरकार के जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, उनके करीबी विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे हैं, उनके द्वारा आज सोने की मुकुट, सोने की हार मां थावे वाली को सौंपा जाएगा थोड़ी देर बाद। तो सुखद खबर भी है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में अब तक जो है ठोस सबूत नहीं मिल सके हैं। जो सुराग है चोरों के वो नहीं मिल सके हैं और पुलिस के हाथ अब तक खाली है। जी राहुल। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, गाजियाबाद से खबर है, जहां पर कार सवारों ने सोसाइटी के गार्ड के साथ मारपीट की।
सिर्फ मारपीट ही नहीं की, अगवा करने की कोशिश भी की गई। इस पूरी घटनाक्रम का जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आया है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए गार्ड के साथ कुछ युवक मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। घटना क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र GH7 सोसाइटी की है। बताया जा रहा है कार सवार लड़कों की गार्ड से कहासुनी हुई थी और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। हमलावरों ने गार्ड को जबरन कार में बैठाने की कोशिश भी की, लेकिन शोर मचाने पर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की शिनाख्त में जुटी हुई है। और देखिए बाढ़ अनुमंडल से बड़ी खबर है, जहां पर एक महिला के साथ एसिड अटैक की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती कराई गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। पीड़ित महिला सुषमा गुप्ता को बेहतर इलाज के लिए देर रात पटना PMCH रेफर किया गया। पुलिस ने 2 महिलाओं को हिरासत में लिया है, पूछताछ शुरू कर दी है। SDPO ने बताया कि स्टेशन रोड के CCTV खंगाले जा रहे हैं और जल्द मामले के खुलासे का दावा पुलिस की तरफ से किया गया है। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा में बीती रात रिद्धि सिद्धि ब्यूटी पार्लर की संचालिका सुषमा गुप्ता के ऊपर केमिकल अटैक हुआ है। कहा जा रहा है कि सुषमा गुप्ता जो अब अपने ब्यूटी पार्लर को बंद करके घर जा रही थी, तो स्टेशन रोड में 2 बाइक सवार जो पहले पूछते हैं कि बेगूसराय जाने का रास्ता किधर है, और जैसे ही सुषमा गुप्ता बताती हैं कि इस तरफ से आप जाइए, तो उनके ऊपर एसिड अटैक किया जा रहा है। गंभीर हालत में सुषमा गुप्ता को स्थानीय लोग निजी अस्पताल में भर्ती करवाते हैं, जहाँ से देर रात उन्हें पटना रेफर किया जाता है। सुषमा गुप्ता के साथ 2 और अन्य महिलाएं थी, जिनको पुलिस पूछताछ के लिए हिरासत में ली है और पूछताछ कर रही है कि कहां से वो लोग साथ आ रही थी और जो एसिड अटैक हुआ वो लड़के दिखने में कैसे थे और क्या कह के बात कर रहे थे। SDPO आनंद किशोर सिंह ने बताया कि सुषमा गुप्ता का जो ब्यूटी पार्लर है, वहां से लेकर जहां घटनास्थल स्टेशन रोड तक का सभी CCTV को खंगाला जा रहा है और ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि पुलिस को कुछ सूत्र भी या कुछ सुराग मिला है। अब देखना होगा कि पुलिस कितना जल्दी इस एसिड अटैक मामले का खुलासा करती है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। दरभंगा के भरवारा मध्य विद्यालय में छात्राओं के छेड़खानी हुई थी और इस छेड़खानी को लेकर के अब छात्राओं ने जब हंगामा शुरू किया तो पुलिस एक्शन में आई है। लोगों की शिकायत पर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। SDPO ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। लोगों का आरोप है कि नशेड़ी युवक स्कूल परिसर और छत पर शराब गांजा का सेवन कर छात्राओं को परेशान करते थे, जिससे बच्चियां स्कूल आने से डरने लगी थी। यह मामला छात्राओं की सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण गंभीर माना जा रहा है। शैक्षणिक जगह है, लेकिन रोज मोहल्ले के कुछ उदंड बच्चे जो स्कूल के भी नहीं है आते हैं, यहाँ दारू शराब पीते हैं। हेडमास्टर उनको कुछ कहते नहीं है, ना पुलिस को खबर करते हैं, ना मतलब मोहल्ले के गार्जियन को खबर करते हैं। वो बच्चा यहाँ पी पा करके लड़की लोग के साथ भी छेड़छाड़ करता है। तो उस लड़के में इसमें नाम का राजकिशोर शाह, पेशर छोटे लाल शाह है, ये ज़्यादा बदतमीजी करता है यहाँ बच्चियों के साथ, जिसकी वजह से बच्ची स्कूल आने से कतराती है, आना नहीं चाहती है। और थाना प्रभारी को देने के बाद हम लोग कहेंगे कि इस बच्चे पे जो बच्चा बच्ची के साथ गलत करता है, बच्ची को स्कूल आने से रोकता है और बच्ची डर से स्कूल आना बंद कर देगी, तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। ये मामला कब का है? ये मामला 2 दिन पूर्व का है। तो यहाँ लगातार गांजा पीने से हाँ, ये 2 महीना पहले भी स्कूल का जो नल जल का टोटा टोटी ये सब था, ये सब गांजा पी के ये लोग तोड़ दिया था। का मामला नहीं है। स्कूल से जो लड़कियां जाती थी, स्कूल से बाहर निकलती थी, तो रास्ते में कुछ लड़के उन लोगों पर फप्तियां कसते थे। इस बात की शिकायत मिली, जांच कराया गया। थाना प्रभारी ने अपने सेल्फ स्टेटमेंट पर केस दर्ज किया है। उसमें कुछ अपराधियों को पकड़ा भी है और गिरफ्तारी भी हुई है और हम लोग उस पर बराबर नजर बनाए हुए हैं। आने जाने वाले लड़कियों पर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सके। और रोहतास से बड़ी खबर, जहां आपसी रंजिश में मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है और इस मारपीट में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि ईदगाह मोहल्ले में फायरिंग की गई। फायरिंग से इलाके में दहशत है। पुलिस हिरासत में एक संदिग्ध है। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। रोहतास के डेहरी थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। तो रोहतास से एक खबर, जहां आपसी रंजिश में जमकर मारपीट और इस मारपीट में 2 युवक घायल। ईदगाह मोहल्ले में फायरिंग भी हुई है।
फायरिंग की भी बात आ रही है। फायरिंग की सर जी, फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान सर मार करके उधर से भाग गए सर। कितना फायरिंग किया लोग? 4 फायरिंग। आपके साथ मारपीट हुई? जी। क्यों आखिर? सर ये मैटर हमको पता नहीं क्या किस मैटर है, ना आज तक संबंधी ना कभी जान पहचान हुआ, ना उससे कोई रिलेशनशिप है, कुछ नहीं। को सूचना प्राप्त हुई कि ईदगाह मोहल्ला में एक जगह की फायरिंग की गई है। घटना की सूचना के सत्यापन हेतु यहाँ पर थानाध्यक्ष स्वयं अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं और सभी लोगों का बयान लिया जा रहा है। 2 लोग हैं जो कि घायल हैं इस घटना में, पता चल रहा है 3 लोगों ने उनके साथ मारपीट की है और उनको डराने के मकसद से फायरिंग की घटना कारित की गई है। 2 लोगों को चिन्हित भी किया गया है, उनके लिए टीम बना करके छापामारी लगातार की जा रही है। और देखिए पटना के गांधी मैदान में सरस मेला लगा हुआ है और ऐसे में जो जीविका दीदियां हैं वो अपने अपने उत्पादों का स्टॉल यहां पर लगा रही हैं, जो बेहद ही खूबसूरत भी स्टॉल ये दिखाई दे रहे हैं और यहां लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे और आरा से आए जीविका दीदी पुराने कपड़ों से खूबसूरत गमले तैयार कर रही हैं। पहली बार मेले में हिस्सा लेने के बावजूद उन्हें लोगों का खूब प्यार मिल रहा है। जीविका से जुड़कर अब 300 महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। पहनते हैं वो पुराने हो जाते हैं, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि खराब कपड़ों से इस तरीके से खूबसूरत पॉट तैयार किए जा सकते हैं। जी हाँ, सरस मेला में जीविका दीदियों की तरफ से कई स्टॉल लगाए गए हैं और एक स्टॉल ऐसा है जहां पर वेस्टेज सामान से खूबसूरत पॉट तैयार किए जा रहे हैं और जो जीविका दीदी हैं, जीविका से जुड़ने के बाद इस तरीके से जो अपने उत्पाद हैं उसे तैयार कर रही हैं और इस बार पहली बार वो सरस मेला में पहुंची हैं और उनके सामानों को लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक आपको पॉट नजर आ जाएंगे, देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये पुराने कपड़े से ये पॉट तैयार किए गए हैं। बहुत सुंदर पॉट बना रही है। कितने साल से आप ये बिजनेस 2 साल से बना रहे हैं। 2 साल से। कहाँ सीखा आपने? ये हम लोग अपने से सीखे हैं और बताए थे मैडम को, बीपी मैम को, तो बोली कि ठीक है, तो हम लोग अपना पैसा लेकर के हम रोजगार किए हैं। मतलब जीविका से जुड़ने के बाद ये शुरू हुआ? हाँ, शुरू किए हैं। मतलब जीविका से नहीं जुड़ी थी तो कुछ कर पा रही थी ये सब? नहीं, इसी तरह अपने घर में कुछ कुछ देख के करते थे। जब जीविका से जुड़ गए, पैसा लिए, तो सोचे कि आगे में बढ़ते हैं। हाँ। तो बढ़ रहे हैं। ऐसे जैसे घर पे बनाती तो आस पड़ोस में लोग तो जुड़ते होंगे। 300 महिला को सिखाते हैं। 300 महिला लोग बनाती हैं ये सब। अभी भी बन रहा है आरा में। अच्छा, आरा में बन रहा है। कितनी महिला जुड़ी हैं आपसे जो काम कर रही हैं आपके साथ में? 300 सिखा रही हैं उनको। हाँ, धीरे सब सशक्त होंगी। वो लोग सब बना के भी मेरा स्टॉल पूरा कर रही हैं। अभी और बन रहा है। ये भी कह सकती है ना कि एक महिला होकर 300 महिलाओं को आप रोजगार दे रही हैं। हाँ, रोजगार भी दे रहे हैं। मतलब जीविका से जुड़ने का ये फायदा हो रहा है कम से कम। यस, बिल्कुल। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक महिला ये काम शुरू कर रही हैं और 300 महिलाओं को अब ये रोजगार दे रही हैं और वाकई जो इसकी खूबसूरती है वो देखते बन रही है। पॉट, और उसमें आप अपने घर में खूबसूरत पॉटों से अपने घर को सजा सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं और इनकी डिमांड भी खूब हो रही है। और देख सकते हैं कि दुकान पे लोग आ भी रहे हैं, पॉट की खरीदारी भी कर रहे हैं। और जीविका दीदी सिर्फ अपने लिए रोजगार उत्पन्न नहीं की, बल्कि अपने साथ 300 और महिलाओं को ये सिखा रही हैं, उन्हें रोजगार दे रही हैं और उन्हें भी अच्छा लग रहा है सरस मेला में पहली बार अपना स्टॉल लगाकर। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।